हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं सुधीर मौर्य आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछली क्लास में हमने दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था और हमारा लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वक्रता त्रिज्या के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मुख्य फोकस एफ। तो मुख्य फोकस एफ क्या होगा, आइए हम जानते हैं। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, देख रहे हैं कि हम मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, जिसका नाम है बीजी। जो रेखा बीजी है मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर जाती है, जो हमारा बिंदु है मुख्य फोकस एफ। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे फोकस दूरी के बारे में। फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण के मुख्य फोकस एफ से ध्रुव पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि इसी चित्र में देखते हैं हम, दर्पण ये मुख्य फोकस एफ है और ये ध्रुव पी है, इसके बीच की दूरी ये स्मॉल एफ है, जिसे ही हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि चित्र में देखें कि दर्पण का जो ध्रुव है यह बीचों बीच में स्थित है, जिसे हम पी कहते हैं, इसे दर्पण का ध्रुव पी कहा जाता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है हम जानेंगे। दर्पण के अधिकतम प्रभावी व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं, जिसे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये हमारा द्वारक है M1 और M2, जो अधिकतम ये हमारा रेड लाइन से दिख रहा है डॉट डॉट करके, यही हमारा इस दर्पण का प्रभावी व्यास है, जिसे ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है, जिसे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, मान लेते हैं कोई दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी स्मॉल f है, तो वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी होता है, अर्थात r बराबर 2f। यही हमारा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है, अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। फिर आगे हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आइए प्रतिबिंब के बारे में चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये हमारी कोई वस्तु ए बी स्थित है और जहाँ पर बिंदु बी से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, तथा अन्य कोई प्रकाश की किरणें हैं जो हमारी मुख्य फोकस एफ से होकर जाती हैं और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर काटती हैं। इस बिंदु बी डैश को ही पहले बिंदु अर्थात बी डैश ही वस्तु का प्रतिबिंब है, जिसे हम पहले बिंदु को, इस दूसरे वाले बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब द्वारा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम निम्नलिखित होते हैं। जैसा कि पहला नियम हमारा है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। जाती हैं मतलब जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसमें जाती हैं डायरेक्ट, और जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसमें जाती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे कि ये कोई प्रकाश की किरण है जो हमारी बी और ई है, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ई और एच, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। इसी प्रकार इसमें जो है मुख्य फोकस एफ से जाती हुई प्रतीत होती है।
अगला नंबर है नंबर 2, दर्पण के मुख्य फोकस F से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं या मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे कि अवतल दर्पण में हम देख सकते हैं कि कोई प्रकाश की किरण है जो मुख्य फोकस F से होकर आ रही है, जिसका नाम C और D है, और ये इधर रेखा F है जो हमारे मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस F से होकर प्रकाश की किरण जा रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर अगला हम नंबर 3 पढ़ेंगे। नंबर 3 क्या होता है? दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती हैं या वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं। जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, यह हमारा वक्रता केंद्र, यह मुख्य फोकस और दर्पण का ध्रुव P है। दर्पण के कोई प्रकाश की किरण है जो हमारी GE है, दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर जाती है और इससे परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। जी हाँ छात्रों, जैसा कि हमने पढ़ा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम और दर्पण संबंधित विभिन्न परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया है। अब आगे का लेसन के बारे में अध्ययन करने के लिए हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। आगे के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।